नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एंशंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 द मौर्यन एम्पायर के पार्ट नंबर 3 में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अशोका के बारे में डिस्कशन किया था। अशोका की जितनी भी पॉलिसीज थी, अशोका के बारे में जितने भी हमें जानकारियां मिलती हैं, उन सभी पैरामीटर्स पर चर्चा हुई थी। और आज की हमारे इस पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे मौर्यन प्रशासन प्रणाली के बारे में, यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो आपसे आपके एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि अशोका के पापा का नाम क्या था, या दादाजी का क्या नाम था, या फिर अशोका के बेटे का क्या नाम था। आप लोगों से कई सारे अलग अलग एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं कि बताइए कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप ऑफिशियल हुआ करते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। कितने नंबर में ये टॉप ऑफिशियल्स आपको नजर आते थे। तो ये बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी, जब हम मौर्यन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इस प्रशासन प्रणाली के बारे में जानने से पहले, या फिर इसको शुरू करने से पहले, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि कौन हेड करता था इस प्रशासन को। तो किंग, यानी कि जो राजा हुआ करता था, वो क्या हुआ करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मुखिया हुआ करता था, हेड हुआ करता था। और कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा इस किंग को किस नाम से जाना गया? धर्म प्रवर्तक के नाम से जाना गया। धर्म प्रवर्तक, इसका मतलब क्या हो जाता है? यानी कि सोशल सिस्टम का जो ऑपरेटर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑपरेटर ऑफ द सोशल सिस्टम। यानी कि वो राजा ही होगा जो पूरे के पूरे सामाजिक प्रणाली को ऑपरेट करेगा, वही सारी की सारी चीजों को हेड करेगा। इसके बाद अभी जैसे मैंने क्लास को शुरू करने के टाइम पर आप लोगों से कहा था कि मौर्यन प्रशासन के जो टॉप ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था तीर्थास के नाम से, तीर्थ के नाम से। जो कि कितने हुआ करते थे? टोटल 18 हुआ करते थे। और जो मोस्टली ये अपने ऑफिसर को पेमेंट करा करते थे ना, वो कैश में करा करते थे, कैश पेमेंट हुआ करती थी। इसमें इनके मंत्री आ जाते हैं, पुजारी आ जाते हैं, जो कमांडर हुआ करते थे वो आ जाते हैं, या फिर जो इनके युवराज होते थे, प्रिंसेस हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे? हाईएस्ट ऑर्डर के कमांडर, प्रीस्ट या मिनिस्टर्स या प्रिंसेस के अंदर आपको नजर आएंगे। यानी कि तीर्थास में जो टॉप लेवल के हैं, वो आपको इन चारों में से नजर आते थे। कौन चार मैंने बात करी? या तो वो मंत्री हो सकता है वो पुजारी हो सकता है वो कमांडर हो, या फिर वो युवराज हो। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आपको ऑफिशियल नजर आएगा, एक और इंपॉर्टेंट आपको अधिकारी नजर आएगा, वो होता था मैसेंजर। जैसे आप लोगों ने कई सारी मूवीज या फिर सीरियल्स में देखा होगा, एक आदमी आएगा भगा भगा, वो कान में कुछ बोलकर चला जाएगा। तो ये जो सूचक होता था, मैसेंजर हुआ करता था, इसको सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता था, या फिर कंसिडर किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह ये जाया करते थे, अलग अलग जो एक्टिविटीज होती रहा करती थी, किंग से संबंधित किसी भी एरिया में उस पर अपनी नजर रखा करते थे। और वहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज इनको लगा कि भी ऐसा कुछ होने वाला है, राजा को लेकर ऐसी बातें हो रही हैं, तो ये जो मैसेंजर होता था ना, ये राजा के कान में आकर बताता था कि राजा जी इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो इनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, यानी कि जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, केंद्रीय सरकार हुआ करती थी, वहां पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा आपको क्या नजर आता है? डिपार्टमेंट नजर आता है। यानी कि आपको विभाग नजर आते हैं, जिसके अंदर इन डिपार्टमेंट्स में क्या चलता था? एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर कामकाज देखा जाता था। हर आपके डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो भी व्यक्ति बिठाया जाता था, वो सारी की सारी चीजों को देखता था इनके पूरे के पूरे एरिया में। जो भी इनका पूरा एरिया, जहां तक इनका ये कामकाज फैला हुआ करता था, वहां तक। तो छोटी सी बात डिस्कस करिए। अब हम क्या करते हैं, इस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली के अंदर पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनका प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, यानी कि प्रोविंशियल
एडमिनिस्ट्रेशन पर हम बात करेंगे, प्रांतीय प्रशासन पर बात करेंगे। तो देखो जब हम मौर्यन एम्पायर को देखते हैं तो इसको कई सारे आप प्रोविंसेस में डिवाइड देखेंगे, कोई अलग प्रांत हुआ करता था, कोई अलग प्रांत हुआ करता था, और हर प्रांत के अंदर जो कंट्रोल हुआ करता था वो किसके कंट्रोल में हुआ करता था? प्रिंस के कंट्रोल में हुआ करता था। और ये जितने भी इनके प्रोविंस यानी कि प्रांत हुआ करते थे, इन प्रांतों में फिर आपको आगे इनके डिवीजन नजर आएंगे, ये और आगे की शाखाओं में डिवाइड हुआ करते थे, और इन आगे की शाखाओं को कहा जाता था आपका ग्रामांचल या फिर नगरांचल। ग्रामांचल या फिर नगरांचल। ग्रामांचल मतलब गांव के संबंध में आपको जो प्रशासनिक एक्टिविटीज नजर आएंगी वो नजर आएंगी, और जो नगरांचल हुआ करता था उसमें नगर यानी कि सिटीज जैसी जो जगह हुआ करती थी उनके अंदर आपको नजर आएंगे कि प्रशासनिक एक्टिविटीज होती थी। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ प्रोविंसेस, कुछ प्रांतों के बारे में बता देता हूं, और उन प्रांतों की जो राजधानी हुआ करती थी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछ लेते हैं। कुछ प्रोविंसेस जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नजर आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है उत्तर पथ। उत्तर पथ। और इस उत्तर पथ की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? वो हुआ करती थी शिला। अब यहीं से आप लोगों से ये सवाल पूछ लेंगे कि दिए गए चार विकल्प में से बताइए कि कौन सा एक प्रांत हुआ करता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर वो पूछ लेंगे कि उत्तरपथ प्रांत की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी। ऐसे ही दूसरा जो आपको इनका प्रोविंस नजर आएगा वो हुआ करता था अवंतिका। अवंतिका की कैपिटल हुआ करती थी उज्जैनी। ये क्या है? अवंतिका की कैपिटल है। ऐसे ही इनका तीसरा प्रांत हुआ करता था जिसको आप जानते हैं दक्षिण पथ के नाम से, और इस दक्षिण पथ की कैपिटल हुआ करती थी स्वर्णगिरी। ये सारी की सारी जानकारियां मैंने आपको पीडीएफ के अंदर भी डालकर दे रखी हैं, और यहां पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। चौथा प्रोविंस हुआ था होता था भाई खुद मगध, और इस मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करते थे। और फिर अंत में जिसको इन्होंने अपने प्रोविंस में शामिल किया था वो था कलिंग। कलिंग की कैपिटल कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा, तोसाली। तो ये क्या है? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविंसेस हैं, और इन प्रोविंसेस यानी कि इन प्रांतों की क्या है? ये राजधानियां हैं। इनको लेकर याद रखिएगा, ये पेपर में आते हैं, और पेपर में अगर इन चीजों पर हमें ना आंसर पता हो तो बड़ा बुरा लगता है। तो आप अगर मेरी कोई क्लास देख रहा है तो प्लीज याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, अभी मैंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दिखा दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता है, अब हम आएंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो नगरीय प्रशासन हुआ करता था। जब हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं ना, तो देखो मौर्यन एम्पायर के बारे में तो हमें अलग अलग सोर्सेस से पता चला है। ऐसे ही एक सोर्सेज में आप लोगों ने मैगस्थनीज का नाम तो सुना है, मैं यहाँ पर मैगस्थ लिख देता हूँ, ठीक है? समझ जाइएगा कि मैं मैगस्थनीज की बात कर रहा हूँ। इस मैगस्थनीज ने अपनी जो भी रचनाएं करी जिससे हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, तो ये मैगस्थनीज क्या कहता है इनके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है ना पाटलिपुत्र, उसका विवरण दिया है इसने। इसने कहा कि जो ये पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र का जब ये जिक्र करता है ना तो ये कहता है कि इसके अंदर 30 मेंबर हुआ करते थे, जो कि इसकी सारी की सारी प्रशासनिक एक्टिविटीज को देखा करते थे। और टोटल 30 मेंबर के साथ आपको कुछ कमिटीज भी नजर आती है, कुछ समितियां नजर आती हैं। उन समितियों की संख्या हुआ करती थी 60। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन अगर इनको कल को पूछने का बन गया तो हम वहां पर चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे भाई, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे। सिटी के अंदर 60 कमेटी हुआ करती थी, और हर कमेटी के अंदर कितने मेंबर होते थे? 5 मेंबर होते थे। इस तरीके से कामकाज चला करता था। यहीं से आप लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, और वो सवाल होगा कि बताइए सिटी का जो सिटी का हेड ऑफिसर जो हुआ करता था उसका नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एस्ट्रोनोमोई।
एस्ट्रोनोमोई, ये सिटी का हेड ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है, तो इस सिटी का है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट का कौन हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है कल को अगर इनका मूड बन जाए तो आप लोगों से पूछ लें, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, ये डिस्ट्रिक्ट का हेड हुआ करता था। तो इन दोनों बातों को प्लीज आप लोग याद रखिएगा। कल को अगर इनमें से कहीं से भी इन्होंने सवाल को निकाल कर पूछ लिया, घबराना नहीं है, आंसर लगा देना है। बाकी तो मैं जब आप लोगों के साथ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा तो ये सारी चीजें सवालों के रूप में आपको नजर आएंगी। ठीक है जी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आएंगे हम इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर। आइए भाई, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो इनकी सैन्य प्रशासन हुआ करता था उसके अंदर। तो फिर से अगेन एक आदमी आपको नजर आएगा, वो कौन है, मैगस्थनीज। इस मैगस्थनीज के द्वारा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ प्रकाश डाला गया है। ये कहते हैं अपने द्वारा लिखी गई रचना के अंदर के 30 मेंबर की आपको एक यूनिट नजर आती थी, एक काउंसिल नजर आती थी। और इस 30 मेंबर की काउंसिल के अंदर जितने भी कामकाज होते थे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें, उस पर सबसे आपको इंडिविजुअल लोग चर्चा करते हुए नजर आते थे। और इन 30 मेंबर के साथ में आपको इनकी 6 सब कमेटी हुआ करती थी। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा कि इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको 30 मेंबर नजर आएंगे। हर मेंबर के साथ आपको 6 सब कमेटी नजर आएंगी और उन 6 सब कमेटी में आपको 5-5 हर किसी में मेंबर नजर आएंगे। ये 6 सब कमेटी को लेकर मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें वही हो जाएंगे, कुछ इन्फेंट्री वाले होंगे, इन्फेंट्री आ जाएंगे, कैवलरी आ जाएगा, मतलब पद सेना, घुड़सवार सेना, इसमें आपके एलिफेंट आ जाएंगे, हाथी इनकी सेना के अंदर हुआ करते थे, इनके रथ हो जाएंगे, चैरियट मतलब जो रथों पर चला करते थे, नाव हुआ करती थी, एक बोट वाला इनका डिपार्टमेंट हुआ करता था कमेटी का, जो सारी चीजें मैनेज करता था। और छठे नंबर पर होता था ट्रांसपोर्ट वाला, भी कोई कोई चीजों की जरूरत है, कोई चीज कैसे कहां पर पहुंचानी है, वो ट्रांसपोर्ट वाली कमेटी हैंडल करा करती थी। तो ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी इस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हुआ करती थी। चलिए भैया आइए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि जो इनकी अर्थव्यवस्था की प्रणाली हुआ करती थी उसके अंदर क्या है, तो अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा ब्यौरा आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलता है कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसमें 27 अध्यक्ष हुआ करते थे, 27 अध्यक्ष हुआ करते थे जिनको पूरे के पूरे स्टेट के अंदर अपॉइंट किया जाता था। और ये जो अध्यक्ष हुआ करते थे ना, जितने भी आर्थिक काम होंगे, जितने भी इकोनॉमिक फंक्शंस हुआ करेंगे, उसको क्या करेंगे, ये सारे के सारे अध्यक्ष रेगुलेट करेंगे, मतलब चलाएंगे कि कहां पर कैसी चीजें होनी है। और ये जो ऑफिसर्स को आप इन सारे कामों को जो कि इकोनॉमिक सर्विसेज से संबंधित हैं, इनको आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर को कैसे रेगुलेट करना है, ट्रेड और कॉमर्स यानी कि व्यापार को कैसे का रेगुलेट करना है, जो वेट एंड मेजरमेंट है यानी कि नाप तोल है, उसको ही सारा का सारा रेगुलेट करेंगे। जो इनकी माइंस हुआ करती थी, खाने हुआ करती थी, उनको ये रेगुलेट करते थे। इसके द्वारा ये सारे के सारे काम करे जाएंगे। ठीक है, स्टेट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटेट हुआ करती थी, सिंचाई का काम कैसे होगा, पानी का वितरण कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। कहां से हमें पता चलता है, ये अर्थशास्त्र के अंदर से पता चलता है। और इसी कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के अंदर आपको ये भी नजर आता है कि सिस्टम हुआ करता था किसका, फोर्स्ड लेबर का। फोर्स लेबर मतलब किसी से जबरन अगर आपको काम कराना है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इस फोर्स लेबर का काम ये करा करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट था इनके समय में। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जैसे कभी कभी स्टेटमेंट वाइज आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये सवाल
आपसे अगर किसी स्टेटमेंट में पूछा जाए कि बताइए कि क्या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मॉडर्न एम्पायर के अंदर स्लेवरी हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, दास प्रथा हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, तो मैगस्थनीज कहते हैं कि स्लेवरी प्रेजेंट नहीं थी इस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, जो स्टेट हुआ करता था उसका एकाधिकार हुआ करता था कि वो माइंस को कैसे बेचना चाहते हैं, अल्कोहल और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी वेपन्स की, उसके ऊपर स्टेट ही ये निर्णय लिया करता था। तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ना कई सारे डिवीजन है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इनकी टैक्स स्ट्रक्चर कैसी है, तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मुझे पता है देखो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, लेकिन ना तभी इंटरेस्ट बनता है यार, कि हमारे पास सारा कलेक्शन हो, हमें पता हो कि हो क्या रहा है, तो फिर ना एक पिक्चर बनने लग जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पर सबसे पहले बात करता है, इनकी यातायात पर सबसे बात करता है। ठीक है, तो देखो रोड आपको नजर आते थे हिमालयास पर प्रॉपरली, कई सारे इनके ट्रेड सेंटर हुआ करते थे जहां पर इनके सारे के सारे व्यापार के काम हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे। ये सारे के सारे आपको नजर आएंगे, जैसे कि वैशाली के अंदर इनके ऐसे व्यापार केंद्र हुआ करते थे, फिल वस्तु में हुआ करते थे, ऐसी मल्टीपल जगह पर इनके व्यापार केंद्र हुआ करते थे। और अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें, गंगा के मैदानों की बात करें, तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि नदियों के जरिए जाने का काम हुआ करता था, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बात हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। इनकी जो कर प्रणाली हुआ करती थी, वो किस प्रकार से अपना कर, जो टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था, उसको ये इकट्ठा करा करते थे। कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र के अंदर इसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो कई सारे जो टैक्सेस हैं, वो ये लोग क्या करा करते थे, वसूला करते थे। किससे? ये किसानों से, फार्मर्स से टैक्स लिया करते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, यानी कि जो व्यापार वगैरह करते थे, उनसे लिया करते थे, और जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, यानी कि चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना, उनसे भी ये कर लिया करते थे। तो यहीं से आप लोगों से एक सवाल बनता है, टैक्स का जो असेसमेंट है, उसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी किसकी मैं बात कर रहा हूं? टैक्स असेसमेंट की। उसका नाम हो सकता है कल को आप लोगों से पूछ ले, अरे ये क्या हो गया, उसका हो सकता है ये नाम आपसे कल को पूछ ले कि कौन हुआ करते। तो याद रखिएगा इस पद का नाम, इस अथॉरिटी का नाम, इनको बोला जाता था समहर्ता। समहर्ता, ये टैक्स को असेस करना, किससे कितना टैक्स लेना है, कौन कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये कौन करते थे? ये समहर्ता करा करते थे। ठीक है, इसके अलावा एक और आप नाम याद रखिएगा, इस नाम को लेकर सवाल भी पूछा गया है, वो था सन्निधाता। सन्निधाता, कल को अगर आपसे पूछ लें कि सन्निधाता का दिए गए चार विकल्प में से करेक्ट स्टेटमेंट चुनकर बताइए कि किससे इनका संबंध हुआ करता था, तो जो इनके स्टेट की ट्रेजरी हुआ करती थी ना, जहां पर इनका सारा का सारा टैक्स पहुंचता था, इनके वेयर हाउसेस जहां पर इनकी चीजें जमा हुआ करती थी, उसका क्या होते थे? ये कस्टोडियन हुआ करते थे, उसकी देखरेख करा करते थे। कौन? सन्निधाता। याद रखेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा इनका सिस्टम है टैक्स का असेस करना, तो मॉडर्न एम्पायर के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो इनके रूरल एरियाज हुआ करते थे, वहां पर इनके गोदाम हुआ करते थे, वेयर हाउसेस हुआ करते थे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि टैक्स को ना ये मतलब फूड ग्रेन्स के रूप में भी कलेक्ट करा करते थे, है ना? कि भाई कोई किसान है रूरल लेवल पर, अब उनसे थोड़ी ना ये जाकर कहेंगे कि भाई हमें अपना इतना दो, तो वो लोग क्या करा करते थे, अपने जो खाद्यान्न, अपनी जो पैदावार हुआ करती थी, उनको टैक्स के रूप में देते थे, जिनको ये लोग अपने रूरल एरिया में बनाए गए गोदामों में स्टोर करके रखा करते थे। ठीक है, तो जो टैक्सेस ये लोग फार्मर्स से कलेक्ट करा करते थे ना, जो किसानों से इनके द्वारा कर वसूले जाते थे, वो ऐसे मान लीजिएगा कि कहीं कहीं पर ये एक चौथाई भी लेते थे टोटल जितना भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है, और कहीं कहीं पर वो 1/6वां प्रोड्यूस भी लिया करते थे। 1/6
1/4 का आधार ये है कि कभी जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई, तब वो थोड़ा सा कर बढ़ा दिया करते थे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आप लोगों से यहाँ पर फैक्ट बताना चाहूंगा, जिसको ये लोग आपके स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछ सकते हैं कि क्या मॉडर्न एम्पायर के अंदर कस्टम ड्यूटी लगाई जाता करती थी। तो भाई देखो, जो भी सामान सिटी के अंदर सेल या फिर बाई किया जाएगा, बाई पर तो खैर नहीं लगता है, अगर कोई आदमी सेल करेगा, कोई चीज को बेचेगा, तो उसको क्या देनी पड़ेगी? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोई चीज आ रही है, जा रही है, आप बेच रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मैंने किसको लेकर बात करी है? आप लोगों से टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है। दो नाम इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, एक मैंने आपको बताया समहर्ता। समहर्ता कौन थे? जो टैक्स को असेसमेंट करने वाली सुप्रीम अथॉरिटी है, वो थे। और उसके बाद थे सन्नीदाता, जिसको मैंने कहा कि जो इनका ट्रेजरी हुआ करता था, इनके वेयर हाउसेस हुआ करते थे, उसके कस्टोडियन थे, उसके ये मैनेजर थे सन्नीदाता। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे आपके इनके टैक्सेशन सिस्टम के बाद एग्रीकल्चर में। चलिए भैया, आइए। एग्रीकल्चर, कृषि। अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, मैंने जो आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, टैक्स स्ट्रक्चर की बात करी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर की। किसके अंदर आ रहा है आपका? ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से भाग में आ रहा है ये? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। कि कहां से पैसा उगा रहे हैं, कहां से ये अपने इस पूरे के पूरे प्रशासन को चलाने के लिए चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर यानी कि कृषि के अंदर आपको क्या चीजें नजर आएंगी? तो देखो, इनके यहाँ पर ना कई सारे कॉइन्स चलते थे। इन कॉइन्स पर आपको ना मोरों की छवि नजर आती थी। ठीक है। भी ये आप जैसे मत कहना सर जी, आपने तो कंगारू बना दिया। तो इन पर पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आप देखेंगे, जिस पर आपको पीकॉक, कहीं पर आपको माउंटेन नजर आ रहे हैं, कहीं पर आपको कुछ और अलग अलग प्रकार की चीजें नजर आ रही हैं। तो ये क्या थे? इनके अलग अलग प्रकार के डिनोमिनेशन हुआ करते थे, यानी कि जो सिक्के वगैरह चला करते थे। ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो कई सारी ऐसी जमीनें जो हुआ करती थी ना, जिसके ऊपर ज्यादा कभी किसी ने कोई किसी प्रकार की खेती बाड़ी नहीं करी है, उसको भी इन्होंने अंडर एग्रीकल्चर ले लिया। उसके बाद फोर्स लेबर के बारे में मैं आपसे बता ही चुका हूं कि फोर्स लेबर जो हुआ करती थी, उनको ये ऐसी फैलो लैंड के ऊपर बोला करते थे कि आप यहाँ पर काम कीजिए, यहाँ पर आप अच्छे से एग्रीकल्चर का काम कीजिए। और उसी हिसाब से अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर काम किया करते थे। तो मैंने आप लोगों के साथ अभी जो डिस्कशन किया है, वो किसका किया? इनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके बारे में। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। मॉडर्न समाज। ठीक है। इसको लेकर क्या है ना, समाज के बारे में जो ये हम डिस्कशन करने वाले हैं, अब आप बोलोगे कि सर जी हमें क्यों जानना है सोसाइटी के बारे में? पूछ ली जाती हैं यार। ठीक है। तो जब हम मॉडर्न समाज का डिस्कशन करते हैं, यहां पर भी जो समाज था ना, वो आपका मेनली 4 वर्णों में डिवाइडेड नजर आता है। वो 4 वर्ण में आपके कौन से नजर आ जाएंगे? आपके ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। ठीक है। वर्ण सिस्टम इस समय पर बहुत ही ज्यादा कठोर था, बहुत ही रिजिड हुआ करता था। और किसी भी प्रकार की इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं थे कि शूद्र यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, इस तरीके की कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन जब वो अभी मैंने पीछे बात करी थी मैगस्थनीज भाई साहब की, तो मैगस्थनीज मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है, 7 प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड करता है। वो 7 प्रकार की श्रेणियों के बारे में जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि किसान है, फार्मर्स है, इसको अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया। या फिर जो दार्शनिक है, यानी कि जो फिलोसोफर है, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही जो सोल्जर्स हुआ करते थे, उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे ही जो कलाकार हुआ करते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, काउंसलर्स हुआ करते थे, मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो मैगस्थनीज के द्वारा ऐसी 7 कैटेगरियों को डिवाइड मतलब डिस्क्राइब किया गया। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ना ज्वाइंट फैमिली वाला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ज्वाइंट फॉर्मेट में नजर आता है कि सारे दादा, पापा, चाचा सब साथ में रहा करते थे। लेकिन ये पैट्रियार्कल हुआ करती थी, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी हुआ करती थी।
महिलाएं जो हुआ करती थी उनको भी अलाउ किया जाता था कि आप मतलब जैसे दहेज वगैरह दिया करते थे, ब्राइड गिफ्ट दिया जाता है, उसके फॉर्म में महिलाओं को चीजें दिया जाती थी। जो विधवाएं होती थी उनको भी रिस्पेक्टेड पोजीशन दिया जाती थी जब हम मॉडर्न सोसाइटी का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी महिला के समक्ष किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया है तो उसको कड़ी सजा दी जाती थी। तो ये हमने मॉडर्न सोसाइटी से संबंधित कुछ बातें जानी कि सोसाइटी कैसी है। वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर है। मैगस्थनीज यहाँ पर 7 प्रकार की श्रेणियों में सोशल सिस्टम को डिवाइड करता है। ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, पुरुष प्रधान थी, लेकिन महिलाओं को रिस्पेक्टेड पोजीशन भी दी जाती थी। जो ब्राइड गिफ्ट है प्रॉपर्टी को उसके फॉर्म में महिलाओं को दिया जाता था। जो विधवाएं हुआ करती थी उनको बहुत रिस्पेक्ट से रखा जाता था। और अगर किसी ने किसी भी महिला के प्रति किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की बातें हुआ करती थी। तो ये किस प्रकार की सोसाइटी थी? ये मॉडर्न सोसाइटी थी। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं धर्म के बारे में कि जो रिलीजन था मॉडर्न पीरियड में वो कैसा था। तो आइए भाई, रिलीजन ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्यन काल के दौरान धर्म। देखो, जब हम मौर्यन काल के समय में धर्म संबंधित पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं तो आप इसको बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली एक्टिव पीरियड में देखेंगे। कई सारे अलग अलग धर्मों का उदय समय पर देखा गया, जैसे कि बुद्धिज्म की बात होती है, जैनिज्म की बात होती है। ये बड़े बड़े जो धर्म है वो आपको किस समय पर नजर आए? इस समय पर आपको राइज और इनकी ग्रोथ होती हुई नजर आई। और साथ में मतलब इससे पहले ब्राह्मणिज्म हुआ करता था। तो ब्राह्मणिज्म के बाद ही फिर ये मैंने जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर आपके साथ चीजें डिस्कस करी थी कि वर्ण सिस्टम के अंदर ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा डोमिनेंट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये बौद्धिज्म और जैनिज्म जो बड़े धर्म है वो आपको ग्रो करते हुए नजर आए। जब जैनिज्म का जिक्र किया है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को फॉलो किया। और उसके बाद वो कहां पर चले गए थे? मैंने आपके साथ बताया था, तवन बेला गोला चले गए थे। और वहां पर फिर उन्होंने अपनी जितनी भी ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड है ना, मोह माया, इस सबको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं तो बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार का वैसे आजीविका से संबंधित है। बुद्धिज्म का संबंध आप अशोक से देखते हैं। अशोक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला। अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी पाटलिपुत्र में 247 बीसी में। धर्म संबंधित बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ करती थी या फिर मॉडर्न पीरियड के अंदर जो राजा हुआ करते थे वो किसी और धर्म को कोई अलग नजर से देखा करते थे। तो इसको आप बहुत ही टॉलरेंट टॉलरेंट देखेंगे बाकी के धर्मों को लेकर। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया कि मॉडर्न पीरियड के समय में जो रिलीजन हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था। तो ये जो डिस्कशन हमने आज किया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, वो है डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आइए भाई, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर की बात करते हैं। डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। देखो भाई, कई सारे कारण है। कोई भी एक ऐसा सिंगल कारण नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि इस कारण की वजह से मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गई। ये सारे के सारे जितने भी कारण हैं जिनको अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक तरीके से सारे मिलकर एक कारण बनेंगे, जो कि एक दूसरे से क्या है ना, संबंधित है, एक दूसरे से आपके एसोसिएटेड है। ये सारे के सारे कारण मिलकर एक ऐसा बड़ा रीजन बनते हैं जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर जो था वो खत्म हो गया या फिर डिक्लाइन हो गया। क्यों? इसमें सबसे पहला जो रीजन कहा जाता है वो कहा जाता है कि भाई कुछ वीक और ऐसे रूलर्स आए जो कि केपेबल नहीं थे इस एम्पायर को चलाने में। तो पहला रीजन है भाई, वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स। मतलब अशोक की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर को ऐसे रूलर्स ने रूल किया जो कि बहुत ही ज्यादा वीक थे, जिसकी वजह से जो एरिया इनके कंट्रोल में पहले हुआ करता था वो धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगा। और ये जो एम्पायर है वो धीरे धीरे करके अपना डायरेक्ट कंट्रोल खो दिया। इसके अलावा दूसरा कारण जो इनके डिक्लाइन को दिया जाता है वो है फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण तो हमारे देश की हर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के
डिक्लाइन में आपको रीजन नजर आएगा, क्योंकि इस समय पर मौर्यन एम्पायर के अंदर आपने देखा था, ग्रीक्स की बात करें या फिर बाकी के जैसे कि आर्कमेनियन रूलर्स की हम बात करें, वो क्या करते हैं, वो भारत पर रेगुलरली इन्वेड करने लगे। किसी को ये पता चलता है कि भाई इस यहाँ पर इस वाले एम्पायर के अंदर रूलर्स जो है वो उतने ज्यादा एक्टिव ही नहीं है, तो ऐसे फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से चीजें टूटने लगी। इंडिपेंडेंट लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों को घोषित कर दिया कि भाई हम इस जगह के, तो हम यहाँ पर राजा हैं। तो ऐसे अगर कोई करेगा तो एम्पायर अगर इसको कंट्रोल करने के लिए रहेगी नहीं, तो कौन ही फिर छोड़ रहा है। इसके अलावा एक और रीजन दिया जाता है कि नई डायनेस्टी का राइज होने लगा, राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी। अलग अलग प्रकार के वंश आपको नजर आने लगे, जैसे कि आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंगा सामने आता है। पुष्यमित्र शुंगा पिक्चर में आता है, तो ये क्या है, नई डायनेस्टी है। ये मौर्यन किंग जो लास्ट वाला हुआ करता था, लास्ट मौर्यन किंग मैंने आपको कौन बताया था, बृहद्रथ। इस बृहद्रथ का क्या हुआ करता था, ये पुष्यमित्र शुंगा मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, और इसने इसको निपटा दिया बृहद्रथ को। और उसके बाद इसने अपनी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर खुद को बिठा दिया। ठीक है। ऐसे ही और भी कारण है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन होने लग गया। मतलब अशोका ने भी देखो लार्ज आर्मी को मेंटेन किया था, है कि नहीं। उस लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए होता था ना, लेकिन जब धीरे धीरे करके वीक रूलर्स आने लग गए, तो इनकी जो रॉयल ट्रेजरी हुआ करती थी, जो इनका पैसा हुआ करता था, वो कम होने लग गया। बस इसकी वजह से जो पैसा कम होने लग गया, बस लोग अपना अपना अलग अलग निकल लिए। तो ये कुछ मैंने रीजंस आप लोगों को बताए, जिनको आप मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के रूप में देखते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे ये रीजंस, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमें जरूरत है यहाँ पर उन कारणों को जानने की जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हमने इस पर चर्चा करी। तो ये था यार आपका मॉडर्न एम्पायर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मैं देखो पहले से पीडीएफ लेकर आकर, पॉइंट्स लेकर आकर आप लोगों के साथ बस उनको बता दूं, ऐसे मजा नहीं आता है। स्टोरी जो मेरे अंदर है, उस स्टोरी को आपके सामने रखना, एक पिक्चर बनती है कि ओके फाइन, ऐसी ऐसी चीजों पर किस किस तरीके के काम हो रहे हैं, उन चीजों को आप समझे, भी मजा आता है ना। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, मौर्यन एम्पायर का चैप्टर नंबर 7। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोस्ट एम्पायर मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस पूरे के पूरे वीडियो कलेक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे ऐप के जीएस कोर्स का लिंक मिलेगा, उसे जाकर आप एक बार ट्राई कीजिए। उसमें सारी वीडियोस अपलोडेड है। बाकी इस यूट्यूब के ऊपर भी सारी चीजें चल रही है, और जो लोग ऐप पर इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ है, पीडीएफ से चीजों को रिवाइज कीजिए, नोट कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।